Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology, Unit 6, Chapter number 1, Drugs Acting on Blood and Blood Forming Organs. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी यूनिट 6 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो ब्लड और ब्लड बनाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं, उन पर काम करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 अबाउट ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ड्रग्स एंड रिएजेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर ब्लड क्या होता है और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, ब्लड किससे मिलकर बना होता है और कौन कौन से ऑर्गन से जो इनको बनाते हैं। एंड देन हम डिस्कस करेंगे उन सभी ड्रग्स को जो इन पर काम करती हैं और इस ब्लड फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, सो हियर द नेक्स्ट इज ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले समझो कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स to individual cells of the body. The main components of blood are cells such as RBCs, WBCs, and platelets, proteins like coagulation factors, amino acids, growth factors, and the factors of the complement system. Monosaccharides such as ribose and glucose, and minerals such as sodium, potassium, chlorine, carbonic acid, and water. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जो ब्लड पर काम करती हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में, फ्लूइड स्टेट के अंदर पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स और डिफरेंट जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको एक इंडिविजुअल सेल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इस ब्लड के जो है कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स जैसे कि इसके अंदर होती हैं आपके आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। और थर्ड होती है प्लेटलेट्स, जो कि यहाँ पर क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा होते हैं इसके अंदर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते हैं, और होते हैं इसके अंदर कोगुलेशन फैक्टर, जो कोगुलेशन करने के यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोटिंग के काम आते हैं। इसके अलावा इसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिफरेंट फैक्टर्स। मोनोसेकेराइड्स, मोनो मतलब कि एक, और सेकेराइड यानी कि सेक्रीन यूनिट, तो एक सेक्रीन यूनिट के मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज एंड राइबोज। इसके अलावा होते हैं इसके अंदर मिनरल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड कार्बोनिक एसिड, और इसके अंदर पाया जाता है वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्लड होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर प्लाज्मा तो होता ही है, उसके अलावा डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर्स, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के फैक्टर्स, मोनोसेकेराइड्स, मिनरल्स एंड वाटर जैसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हिमेटेनिक एजेंट। अब ब्लड के अंदर जो ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे। दैट मीन्स वो ड्रग्स या वो एजेंट जो कि क्या करते हैं, ब्लड लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं हिमेटेनिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हिमेटेनिक एजेंट। क्या होते हैं हिमेटेनिक्स? तो these are the medications is an iron supplement which is used to treat or prevent the low blood level of the iron such as those which is caused by the anemia or pregnancy। ठीक है, तो हेमेटेनिक्स जो होते हैं ये वो मेडिकेशंस होते हैं जो कि क्या है, आपके आयरन सप्लीमेंट है। ठीक है, इसमें क्या आती है, आपके आयरन सप्लीमेंट्स आती है जिसको बॉडी में प्रेजेंट जो आयरन लेवल है, ठीक है, तो बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आयरन का लेवल है अगर वो कम हो रखा है, तो उस कम हुए आयरन के लेवल को वापस से रीस्टोर करने के लिए या आयरन के लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स बॉडी में हम
आयरन के लेवल को कम होने से रोकने के लिए, या अगर कम हो गया है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स या मेडिकेशंस यहाँ पर दी जाती है उसको बोलते हैं हेमेटेनिक्स, एंड सच एज दोज विच आर कोज बाय द एनीमिया और प्रेगनेंसी। और ये कंडीशन जो है मोस्टली एनीमिया की कंडीशन होती है, यानी कि जब ब्लड का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में होता है, या प्रेगनेंसी की कंडीशन में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, आपके जो ब्लड कॉम्पोनेंट्स है उनकी कमी आ जाती है। ठीक है, तो मोस्टली प्रेगनेंसी की कमी में आयरन की कमी आ जाती है, और एनीमिया की कंडीशन में आयरन की कमी आ जाती है, तो उस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जो ड्रग्स या एजेंट्स दिए जाते हैं उनको बोलते हैं हेमेटेनिक्स। हियर द हेमेटेनिक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर क्लासेस। फर्स्ट इज द आयरन, सेकेंड इज द मैचुरेशन फैक्टर्स, एंड थर्ड इज द एडजुवेंट हेमेटेनिक्स. First is the iron, which is sub-classified into two types. First is the oral iron and second is the parenteral iron. In the oral iron, drugs such as ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous succinate, ferrous aminoate, ferrous ammonium citrate, ferric hydroxy polymaltose, carbamyl iron, iron calcium complex, and so on. Then the second is the parenteral iron, in which iron dextrose, iron sorbitol, citric acid, ferrous sucrose, ferric carboxy maltose. Second is the mal maturation factor, in which vitamin B12, that is cyanocobalamin, hydroxycobalamin, methylcobalamin, and ferric acid, folic acid, in which folinic acid such as fucoborine and citravorum factor. Third is the adjuvant hematinics, in which copper, pyridoxine and riboflavin are the major hematinic components. ठीक है, तो हेमेटेनिक्स को मेजरली तीन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके आयरन, सेकंड होते हैं मैचुरेशन फैक्टर, और थर्ड होते हैं एडजुवेंट हेमेटेनिक्स। आयरन के अंदर आते हैं फर्दर दो तरीके के ड्रग सब्सटेंस। एक तो होते हैं आपके ओरल आयरन, जिसे ओरली दिया जाता है, ओरली सप्लीमेंट की फॉर्म में दिया जाता है। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती है फेरस सल्फेट यानी FeSO4, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सिनेट, फेरस अमोनिएट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक हाइड्रोक्सी पॉलीमाल्टोज, कार्बोनाइल आयरन और आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये मेजर सप्लीमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर ओरली दिए जाते हैं आयरन की कमी को दूर करने के लिए। सेकेंड होते हैं आपके पेरेंटल आयरन। पेरेंटल आयरन को आप इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे। इसके अंदर ड्रग्स कंपोनेंट आएंगे आयरन डेक्सट्रोज, आयरन सॉर्बिटोल, सिट्रिक एसिड, फेरस सुक्रोज और फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। ठीक है, थर्ड होते हैं आपके मैचुरेशन फैक्टर्स। मैचुरेशन फैक्टर्स जो होंगे इसके अंदर आपके आएंगे विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 मैचुरेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, और होते हैं आपके फॉलिक एसिड। विटामिन B12 के अंदर आपके आएंगे साइनोकोबालामीन, हाइड्रोक्सीकोबालामीन और मिथाइलकोबालामीन, और फोलिक एसिड के अंदर आएंगे आपके फोलिनिक एसिड, जिसके अंदर ड्रग आएंगी जैसे कि ल्यूकोवोरिन और सिट्रावोरम फैक्टर्स। थर्ड होते हैं आपके एडजुवेंट हेमेटेनिक्स। ठीक है, एडजुवेंट हेमेटेनिक्स के अंदर आपके जो कंपोनेंट आएंगे वो है कॉपर, पायरिडॉक्सिन एंड राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पर हेमेटेनिक्स की फॉर्म में दिए जाते हैं और आयरन की कमी को दूर करते हैं या आयरन की कमी होने से रोकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कंडीशन ट्रीट की जाती है वो है एनीमिया। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एनीमिया कंडीशन क्या होती है और क्या चीजें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पर्सन जो है पेशेंट है वो एनीमिक है। ठीक है, तो एनीमिया क्या होता है, आयरन क्या होता है, आयरन के सप्लीमेंट्स क्या होती है, और जब हम आयरन को एज ए सप्लीमेंट यहाँ पर देते हैं तब किस तरीके के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखने को मिलते हैं, किन कंडीशंस को ये ट्रीट आउट करता है और किस कंडीशंस में ये कॉन्ट्राइंडिकेट करता है, यानी कि किस कंडीशन में हमको ये ड्रग नहीं देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि एनीमिया क्या होता है। सो एनीमिया इज द डिजीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड cells, that is RBCs, or hemoglobin content, which is caused by the blood loss or deficient erythropoiesis, excessive hemolysis, and combination of these changes. These iron deficiency anemia is probably the most common nutritional deficiency in the world. The infants and young children have higher iron requirement. Here adult women have higher iron requirement because of menstrual losses. During the pregnancy, it is not necessary to have an extra iron in the diet because absorption increase and menstruation stops.
The fetus is likely to get an enough iron even if its mother has the low stores, but mother becomes the anemic. ठीक है, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होने की वजह से, इरिथ्रोपोइसिस की कमी होने की वजह से, यानी कि आरबीसीज प्रॉपरली नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो इरिथ्रोपोइसिस हो गया है यानी आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, या ब्लड लॉस हो गया है, या बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइसिस यानी कि आरबीसीज बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है, या इस तरीके के कॉम्बिनेशन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल ब्लड लॉस की वजह से, या आरबीसीज के प्रॉपरली नहीं बन पाने की वजह से, या ब्लड के डिसोशिएट होने की वजह से, डिग्रेड होने की वजह से आपकी बॉडी में जो आरबीसीज हैं, ठीक है, उन आरबीसीज का लेवल कम हो जाएगा या हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे हम एनीमिया, ठीक है। और ये जो होता है आपके आयरन की कमी की वजह से होता है। आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया है, ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कॉमन पाई जाने वाली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत कॉमन है कि आयरन की डेफिशिएंसी है किसी के अंदर। मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो एडल्ट वुमेन्स होती है उनको भी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसकी वजह से हैवी ब्लड लॉस होता है, और उस हैवी ब्लड लॉस की वजह से उनकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, या हम कहेंगे हीमोग्लोबिन, या हम कहेंगे आयरन की कमी हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको एक्स्ट्रा आयरन की नीड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो जो बच्चा है, जो भी फीटस है, उसके थ्रू आयरन का कंजप्शन, आयरन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मदर जो है उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है और अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर डाइट के अंदर आयरन की जो नीड है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, और अगर ये नेसेसरी नीड पूरी नहीं हो पाएगी तो भी यहाँ पर एनीमिक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो फीटस है उसको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और उस आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो मदर से आयरन को जो है इनटेक कर लेता है, जिसकी वजह से मदर के अंदर आयरन जो है वो अमाउंट कम हो जाता है, आयरन जो स्टोर्ड आयरन है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और मदर एनीमिक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एनीमिया का मतलब है कि अगर बॉडी में आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, या हम कहेंगे हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया है, आयरन का कंटेंट कम हो गया है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एनीमिया, जो कि बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी होती है वर्ल्ड के अंदर, और बच्चों को और मदर को जो है, फीमेल्स को जो है इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ये जो है मोस्टली एनीमिक कंडीशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? आयरन एज ए सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन क्या करता है? Here iron helps RBCs or red blood cells to carry the oxygen from the lungs to the cells over the body. Here, iron plays an important role in many nutritional functions in the body. The body iron is distributed mainly in the two forms. One as in heme and in the hemoglobin and the cytochrome oxidase enzyme, another as an iron bound to protein as in storage components such as ferritin and hemosiderin, and as a transport iron bound to the transferrin. The total amount of iron in the human adult is approximately 3.5 grams. ठीक है, तो आयरन क्या हेल्प करता है यहाँ पर? जब हम आयरन को एज एन सप्लीमेंट देते हैं तो ये जो आयरन है यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, आरबीसीज है, उन आरबीसीज की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ से लंग्स से जो रहता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन को लेकर जाने की जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। ऑल्सो ये आयरन क्या करता है? बॉडी के अंदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये आयरन जो है बॉडी के अंदर दो फॉर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोटीन की फॉर्म में, और दूसरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पर ये आयरन जो है प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के, ठीक है, फेरेटिन और हीमोसिडरीन की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, और जब इसकी नीड होती है तब ट्रांसफेरिन के फॉर्म में आयरन को ट्रांसपोर्ट यहाँ पर किया जाता है। ह्यूमन एडल्ट के अंदर टोटल जो आयरन का अमाउंट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 ग्राम्स,
ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जब बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। ये आयरन क्या करता है, ये आयरन दो फॉर्म से पाया जाता है, एक तो हीम प्रोटीन के फॉर्म में, एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे ये आयरन जो है फेरिटीन और हेमोसिट्रीन के फॉर्म में स्टोर रहता है, और जब भी इसकी नीड होती है तो ट्रांसफेरिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, लंग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसकी जो एवरेज डोज है वो है 3.5 ग्राम। ठीक है। अब ये जो आयरन है किस तरीके के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द आयरन। सो नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ दिस आयरन, कि जब हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं तो किस तरीके की फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द आयरन इज that this iron is necessary for the production of hemoglobin, and iron deficiency can lead to decreased production of hemoglobin and microcytic hypochromatic anemia। ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन है वो आपकी हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, और माइक्रोसाइट्स यानी कि सेल्स जो हैं वो छोटी हो जाती हैं। हाइपोक्रोमिक एनीमिया यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या कंडीशन हो जाती है, एनीमिया कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ द आयरन, कि किस स्टेज में कितना आयरन सप्लीमेंट यहाँ पर देने की जरूरत है। तो फॉर द चिल्ड्रंस हु हैविंग एज ऑफ 7 to 12 months नीड 11 mg per day। Children who have age 1 to 3 years having dose 7 mg per day. Then the age of 4 to 8 years need 10 mg per day, and 9 to 13 years needs 8 mg per day. For the males who are in between 14 to 18 years needs 11 mg per day, and more than 19 or up to the 19 having requirement 8 mg per day. फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में 19 टू 50 ईयर्स की एज तक नीड है 18 mg per day, and after the 51 and over needs 8 mg per day. In the pregnancy conditions it is needed 27 mg per day, and during the breastfeeding under the 19 needs 9 mg per day, and 19 or over the 19 needs 9 mg per day। ठीक है। तो ये जो आयरन है इसकी डोज जो रहेगी बच्चों के अंदर, जो 7 से 12 महीने का बच्चा है यानी कि जो इन्फेंट है, ठीक है, 12 महीने तक का यानी 1 साल से छोटा बच्चा है, उसको हर दिन 11 mg मिनिमम रिक्वायरमेंट है आयरन की। ठीक है। 1 से 3 साल के बच्चे को 7 mg चाहिए एक दिन के अंदर, 4 से 8 साल के बच्चे को चाहिए 10 mg, और 9 से 13 साल के बच्चे को हर दिन कम से भी कम 8 mg तो यहाँ पर आयरन चाहिए ही सही। ठीक है। मेल्स की बात करें तो 14 से 18 साल के जो मेल्स हैं उनको हर दिन चाहिए 11 mg, और 19 ईयर्स और उससे अबोव ईयर के जो मेल्स हैं उनको चाहिए 8 mg पर डे। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो 19 टू 50 ईयर्स की एज है, 1950 साल की जो महिलाएं हैं उनको हर दिन चाहिए 18 mg 18 mg पर डे, और 51 ईयर्स या 51 ईयर से जो ज़्यादा एज की वुमेन्स हैं उनको चाहिए मिनिमम 8 mg पर डे, यानी हर दिन मिनिमम 8 mg आयरन चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको हर दिन मिनिमम 25 mg चाहिए, और जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ठीक है, उसके अंदर जो 19 साल की फीमेल है, ठीक है, 19 साल या 19 साल से छोटी है तो उसको चाहिए हर दिन 10 mg, और 19 साल से ज़्यादा है तो उसको चाहिए हर दिन मिनिमम 9 mg। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, की इतना आयरन तो चाहिए ही वहाँ पर। ठीक है, ये मिनिमम डोज है जो इस पर्टिकुलर एज के मेल और फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट इज द इंडिकेशंस और वी कैन से यूजेस। तो इस आयरन को यहाँ पर कहाँ यूज करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है तो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको मेजरली यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट है इट इज यूज इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड सेकेंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फटीग। ठीक है। तो इसे यहाँ पर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को होने से रोकने के लिए, उसको ट्रीट आउट करने के लिए यूज किया जाता है।
सेकेंड है फटीग, यानी थकावट अगर हो रही है, ठीक है, तो उस फटीग कंडीशन को ट्रीट आउट करने के लिए भी यहाँ पर किसको यूज किया जाता है, आयरन सप्लीमेंट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर हम आयरन सप्लीमेंट्स यहाँ पर नहीं देंगे। तो फर्स्ट इज स्टमक अपसेट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर जो पेशेंट है उसका पेट जो है वो अपसेट है, स्टमक अपसेट है, पेट गड़बड़ हो रहा है, वो उल्टी जैसा मन हो रहा है, नोजिया है, या उसको सच में वो वॉमिट कर रहा है, उल्टी कर रहा है, तो उस कंडीशंस में उसको हम क्या नहीं देंगे, यहाँ पर आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आयरन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, ये तो बात हुई आयरन की और हिमेटेनिक एजेंट्स की। नेक्स्ट आता है आपके सेकेंड, कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स जो कि रक्त का थक्का जमवाएंगे यानी कि ब्लड क्लोटिंग करेंगे, ठीक है, और एंटीकोगुलेंट्स जो कि ब्लड क्लोटिंग को होने से रोकेंगे यानी कि एंटी एंटी क्लोटिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो देखो कि कोगुलेंट्स क्या होते हैं यहाँ पर। The thrombogenesis is an abnormal state of hemostatic leading to the formation of arterial and venous thrombus, which is known as white or red thrombus respectively. These hemostatics is the spontaneous arrest of bleeding from the damaged blood vessels. The three basic measures taken by the body to reduce and stop the blood loss are vascular spasm, platelet plug formation and clotting or coagulation. ठीक है, तो कोगुलेंट से हम क्या समझते हैं कि कोगुलेंट वो एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके कोगुलेशन करते हैं। कोगुलेशन करते हैं यानी कि ब्लड क्लोट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कोगुलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रोम्बोजेनेसिस यानी कि थ्रोम्बीन का जनरेशन, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, किसका जनरेशन, थ्रोम्बीन का, तो यहाँ पर थ्रोम्बस बन जाएगा यानी कि क्लोट बन जाएगा। तो इस थ्रोम्बस जनरेशन जो है वो एक अबनॉर्मल स्टेट है। किसकी अबनॉर्मल स्टेट है, हीमोस्टेटिक की, यानी हीमोस्टेटिक जो कंडीशन है उसकी एक अबनॉर्मल स्टेट है जिसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोजेनेसिस, जिसकी वजह से आपके आर्टरीज में और आपके वेन्स में क्या हो जाता है, थ्रोम्बस जनरेट हो जाता है, थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, जिसे हम रेड थ्रोम्बस या वाइट थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आरबीसीज के डिपोजिशन की वजह से बना है तो रेड थ्रोम्बस, और डब्ल्यूबीसीज के डिपोजिशन की वजह से बना है तो वाइट थ्रोम्बस। ठीक है, और आर्टरीज में अगर बन रहा है तो वाइट, और अगर वेन्स में बन रहा है तो रेड। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हीमोस्टेटिक के अंदर थ्रोम्बस के जनरेशन की अबनॉर्मल स्टेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोजेनेसिस बोलते हैं। अगर ये आर्टरीज में बन रहा है तो व्हाइट थ्रोम्बस, और वेन्स में बन रहा है तो रेड थ्रोम्बस। ठीक है, अब हीमोस्टेटिक क्या होता है, हीमोस्टेसिस एक स्पॉन्टेनियस अरेस्ट होता है, यानी कि जब आपके कोई भी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो उसके डैमेज होने से जब वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए स्पॉन्टेनियस उसका अरेस्ट होता है, स्पॉन्टेनियसली उस ब्लीडिंग को रोका जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, और यहाँ पर तीन बेसिक मेजरमेंट होते हैं जो बॉडी के थ्रू किए जाते हैं ब्लड लॉस को स्टॉप करने के लिए या ब्लड लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि मिनिमम ब्लड लॉस हो या फिर ब्लड लॉस ना हो, उसके लिए तीन मेजरमेंट यहाँ पर किए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपके वेस्कुलर स्पाज्म, यानी कि जो वेसल्स होती हैं उनको यहाँ पर ठीक किया जाता है, वेस्कुलर स्पाज्म किया जाता है। सेकेंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर जगह पर प्लेटलेट्स आकर के एग्रीगेट होती है और एग्रीगेट होकर के वहां पर इकट्ठा होकर के एक प्लग बना लेती है, यानी कि प्लेटलेट्स के थ्रू क्या किया जाता है, प्लग का फॉर्मेशन किया जाता है। और थर्ड है क्लोटिंग और कोगुलेशन, तीसरी चीज की जाती है कि यहाँ पर क्लॉट बनाया जाता है या यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग की जाती है, जिसे हम कोगुलेशन भी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपके जो प्लेटलेट्स होंगी, ठीक है, इसके अलावा जो आपकी डैब्रीज होंगी, ठीक है, वो डैब्रीज आ जाएंगी, जो डेड आरबीसीज होंगी, डेड डब्ल्यूबीसीज होंगी या डेड सेल्स होंगी, ठीक है, वो आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी और क्लोट फॉर्म कर लेंगी, क्लोटिंग करेंगी, और क्लोटिंग करके क्या करेंगी, ब्लड के लॉस को रिड्यूस करेंगी या उसको स्टॉप भी कर सकती हैं। तो इन बेसिक मेजरमेंट के थ्रू यहाँ पर कोगुलेशन किया जाता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या हो रही है, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग से हम क्या समझ रहे हैं कि कोगुलेशन इज ऑल्सो नॉन एज क्लोटिंग, विच इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लड चेंजेस from the liquid to the gel, which forming a blood
clot, it is potentially results in hemostasis. Normally, the blood remains liquid as long as it is flowing within the intact smooth blood vessels, but on damage to the blood vessel or if the blood is extracted from the blood vessel, it causes the clotting. ठीक है, there is some factors of the clotting are fibrinogen, prothrombin, thromboplastin, plastin, thromboplast in the component and Hegmeg factors. ठीक है, क्लोटिंग से हम क्या समझते हैं कि ब्लड का कोगुलेट हो जाना, ब्लड का कोगुलेशन ही क्या कहलाता है, क्लोटिंग कहलाता है। और ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर ब्लड का क्लोट बना लेता है। ठीक है, और इसकी वजह से पोटेंशियली जो स्टेट देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर जो ब्लड रहता है वो लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता है और स्मूथ ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता रहता है। ठीक है, इसके अंदर जब आपकी ब्लड वेसल्स यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं और ब्लड जो होता है इन ब्लड वेसल्स से एक्सट्रैक्ट आउट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली आपका ब्लड जो रहता है जब ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, स्मूथ ब्लड वेसल्स में रहता है, तो वो फ्लो करता रहता है, लिक्विड स्टेज के अंदर वो रहता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं या इन ब्लड वेसल्स से ब्लड निकल के आ रहा होता है, तब यहाँ पर कोगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो लिक्विड फॉर्म का ब्लड है ये यहाँ पर क्लॉट होकर के जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं, जो किसकी वजह से होती है, हीमोस्टेसिस की वजह से होती है। इस कोगुलेशन की प्रोसेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, thromboplastin, plasma thromboplast in the components and Hegmeg factors जो कि यहाँ पर क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कोगुलेशन की। नेक्स्ट इज द एंटीकोगुलेंट, दैट इज, ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है आपके एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स मतलब एंटी मतलब अपोजिट, कोगुलेंट्स मतलब कोगुलेशन के अपोजिट। मतलब ये क्या करेंगे, कोगुलेशन को अपोज करेंगे यानी कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये वो ड्रग्स होते हैं या वो एजेंट्स होते हैं जो कि जो ब्लड क्लोट है उसके फॉर्मेशन को रिड्यूस करेंगे या कोगुलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो एंटीकोगुलेंट्स आर द ड्रग्स और एजेंट्स विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड क्लोट। दे आर गिवन टू द पीपल at a high risk of getting clot to reduce their chances of developing serious conditions such as stroke and heart attack. The most important anticoagulant is heparin। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट वो ड्रग्स या वो रिएजेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर ब्लड क्लोट के कोगुलेशन होने की जो एबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो वो ड्रग्स या वो एजेंट जो कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देते, उसकी कोगुलेशन की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। ये जो आपके एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ये वो पर्सन जिनके अंदर क्लोटिंग हो रही होती है, क्लोटिंग के हायर रिस्क होते हैं, ठीक है, कि वहां पे क्लोटिंग हो सकती है, तो उस हायर रिस्क को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उन पेशेंट्स को, उन पर्सन्स को ये दिए जाते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्लोटिंग हो रही होती है। ठीक है, और इस ओवर क्लोटिंग की वजह से उनके हार्ट अटैक आ सकता है। जैसे हार्ट अटैक में भी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्लोट जम जाता है, तो इस और ज्यादा क्लोट ना जमे उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, या जो स्ट्रोक की कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर सीरियस कंडीशंस डेवलप होने से रोकने के लिए जो है यहाँ पर एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट है वो है आपकी हेपेरिन। ठीक है, तो ये जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है विच इज यूज इन वीवो एंड सेकेंड होता है विच इज यूज इन विट्रो। ठीक है, तो वो एंटीकोगुलेंट जो कि एक तो इन वीवो दिया जाता है, इन वीवो का मतलब है कि जो कि डायरेक्टली बॉडी के अंदर दिया जाता है, लिविंग बॉडी के अंदर, और सेकेंड होता है इन विट्रो जिसको लेबोरेटरी के अंदर सेम आपके बॉडी के जैसा एनवायरनमेंट है वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां दिया जाता है। तो इन विट्रो जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है ओरल और एक होता है पेरेंट्रल। जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर आप इंसर्ट करा रहे हो एंटीकोगुलेंट को तो या तो ओरली दे सकते हैं या फिर पेरेंटली इंजेक्शन से दे सकते हैं। ठीक है,
ठीक, सेकंड होता है आपके इन विट्रो। इन विट्रो के अंदर आते हैं अगेन आपके दो, एक तो होता है आपके नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो कि आपके हिपैरिन, और दूसरा दिया जाता है कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करके यहाँ पर कोगुलेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिपैरिन को। तो हिपैरिन क्या होता है, कैसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये देता है, कितनी डोज में दिया जाता है, किन कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है, और कौन सी कंडीशंस है जिसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेट करता है, ठीक है। तो हिपेरिन की अगर हम बात करें तो हिपेरिन इज ऑल्सो नॉन एज फ्रैक्शनेटेड हिपेरिन विच इज ऑल्सो नॉन एज यू UFH. It is a medication and naturally occurring glycosamine glycane. It shows some pharmacological action such as heparin is a sulfated polysaccharide with the molecular weight range from 3000 to 30,000 Dalton, that mean is 15,000 Dalton. It produces its major anticoagulant effect by inactivating the thrombin and activated factor, that is factor X, through the antithrombin, that is AT dependent mechanism. Here this heparin binds to this AT, that is antithrombin, through the high affinity pentasaccharide which is present on about a third of the heparin molecules. ठीक है। तो हिपेरिन की अगर हम बात करें तो हिपेरिन को जो है UFH यानी कि अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन भी बोला जाता है। अनफ्रैक्शनेटेड मतलब जिसके फ्रैक्शंस नहीं हो रखे हैं, जिसको डिफरेंट टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है, ठीक है, पूरा एक साथ है पूरा हिपेरिन, ठीक है। तो इस हिपेरिन को अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन भी बोला जाता है। ये एक मेडिकेशन है, एक दवाई है, और नेचुरली पाया जाने वाला ग्लूकोसा अमाइन ग्लाइकेन होता है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन होता है और नेचुरली पाया जाता है। ये हिपेरिन क्या करता है, ये हिपेरिन कुछ पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हिपेरिन क्या है, हिपेरिन एक सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि कई सारी मोनोसेकेराइड की यूनिट से मिलकर के बना होता है। नेचर में कैसा है, सेक्रीन है, यानी कि आपकी कार्बोहाइड्रेट होता है ये नेचर के अंदर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 3000 टू 30,000 होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक मेजर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैसे, जैसे आपके नॉर्मली बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो तो क्लोट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हिपेरिन प्रेजेंट है। तो ये हिपेरिन यहाँ पर ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। कैसे, कि जो थ्रोम्बिन है जो कि यहाँ पर कोगुलेशन करता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, और जो आपके फैक्टर 10 है उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू यहाँ पर एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म चलती है, यानी कि एटी डिपेंडेंट मैकेनिज्म होती है, जिसके थ्रू आपके थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट हो जाता है और मेजर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो हिपेरिन होता है जब आपके एंटी थ्रोम्बिन से बाइंड होता है तो बाइंड होकर के हाई एफिनिटी पेंटासेकेराइड्स के थ्रू यहाँ पर हिपेरिन मॉलिक्यूल जो रहता है, हर थर्ड हिपेरिन मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होकर के अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो क्या बोल रहे हैं, दोबारा समझो कि ये जो हिपेरिन है ये एक मेजर एंटीकोगुलेट होता है, और ये क्या करता है, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। कैसे करेगा एक्टिवेट, एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू, यानी एटी डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू फैक्टर 10 को तो एक्टिवेट करेगा और थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करेगा। तो बेसिकली ये हिपेरिन जब इस एटी रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है, जो कि हाई एफिनिटी पेंटासेकेराइड है, तो उससे बाइंड होकर के थर्ड हिपेरिन मॉलिक्यूल के अंदर, हर थर्ड हिपेरिन मॉलिक्यूल के अंदर हाई एफिनिटी पेंटासेकेराइड वहां पे प्रेजेंट होता है, जिससे ये हिपेरिन बाइंड होकर के एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करता है और फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिपेरिन जो है आपको एंटी कोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसकी कितनी डोज दी जाती है, तो इसकी डोज के अंदर है इंटरमिटेड आईवी इंजेक्शन ऑफ अबाउट 8000 टू 10,000 यूनिट्स initially, then 50 to 70 units per kg, that means 5,000 to 10,000,
in 4 to 6 hours continuous IV infusion, 5000 units IV injection followed by a continuous IV infusion of 20,000 to 40,000 units per 24 hours. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो डोज दी जाती है वो है इंटरमीडिएट आईवी इंजेक्शन के थ्रू जब दिया जाता है, यानी आईवी रूट से जब हम देंगे इंट्रावीनस रूट से, तो इनिशियली स्टार्टिंग में देते हैं इसकी 8,000 से 10,000 यूनिट्स, फिर इसकी पर केजी जितना भी बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 50 टू 70 यूनिट्स पर केजी दी जाती है, दैट मीन्स अराउंड 5 टू 10,000 यहाँ पर यूनिट दी जाती है लगभग 4 से 6 घंटे के बाद कंटिन्यूसली आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। मतलब इनिशियली तो देंगे, जो इनिशियल डोज रहेगी वो रहेगी 8 से 10,000 यूनिट्स, और फिर कंटिन्यूसली उसको इंक्रीज करते रहेंगे। सो कंटिन्यूसली 4 से 6 घंटे बाद 5 से 10,000 यूनिट्स देंगे उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब इसकी 5,000 यूनिट हम दे रहे होंगे तो उसको लगभग एक दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर, क्योंकि हम 4 से 6 घंटे के अंदर 5-5 यूनिट देते जा रहे हैं, तो ओवरऑल एक दिन के अंदर लगभग हम कंटिन्यूसली जब आईवी इन्फ्यूजन देंगे तो ओवरऑल 20,000 से 40,000 यूनिट्स हम एक दिन के अंदर मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट में इंडिकेट की जाएगी। फर्स्ट इज ब्लीडिंग, सेकेंड इज द पेन, थर्ड इज द लो ब्लड प्लेटलेट, फोर्थ is the thrombocytopenia and fifth is the greater care is needed in those with the poor kidney functions। तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके ड्रग को यूज किया जाता है या उसकी मेजर एप्लीकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, बहुत हैवी पेन हो रहा है तब वहां पर एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, जब ब्लड क्लोटिंग के थ्रू आपके प्लेटलेट्स डिग्रेड हो रही हो और ब्लड के अंदर पहले ही प्लेटलेट्स की कमी हो तो वहां पर जब प्लेटलेट का लेवल कम रहता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं ताकि ब्लड क्लोटिंग में प्लेटलेट पार्टिसिपेट ना करें। इसी को दूसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, यानी कि ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाए, और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब वही सेम प्लेटलेट्स, तो यानी कि जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो या इसी को हम बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, तो उस कंडीशन में भी एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं। और वो पेशेंट जिनके अंदर किडनी सही से काम नहीं कर रही, पुअर किडनी फंक्शन से, उनको जब आप यहाँ पर एंटीकोगुलेंट देंगे तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डोज देनी होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कि किस कंडीशन में ये जो ड्रग है आपके कॉन्ट्राइंडिकेट करती है, यानी कि किस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये ड्रग नहीं दी जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स किस कंडीशन में आपको एंटीकोगुलेंट्स नहीं देने हैं। फर्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, सेकेंड इज अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, थर्ड इज द लीवर डिजीज, फोर्थ इज द स्ट्रोक, फिफ्थ इज द हाइपरटेंशन, sixth is the chest pain, seventh is the irregular heartbeats, eighth is the shortness of breath, and ninth is the dizziness, ठीक है। तो ये वो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप जो है एंटीकोगुलेंट यहाँ पर नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं देते हैं तो समझो कि पहले ही अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस है, एंटीकोगुलेंट क्या करेंगे, कोगुलेशन नहीं होने देंगे और ब्लीडिंग करवाएंगे। तो अगर ऑलरेडी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं देना है। अगर वहाँ पर ब्लीडिंग होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर नहीं देनी है। सेकेंड कि ब्लड प्रेशर काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो रहा है, क्योंकि एंटीकोगुलेंट है, कोगुलेशन नहीं दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा आपका जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा तो वो ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो रहा है, असहनीय हो रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर है, तो भी आप वहाँ पर एंटीकोगुलेंट नहीं देंगे। सेकेंड है लीवर डिजीज, अगर क्योंकि लीवर के अंदर ही जाकर के फंक्शन करेगा ये मेटाबोलाइज होकर के, तो लीवर डिजीज की कंडीशन में नहीं देंगे। स्ट्रोक की कंडीशन है, यानी ऑलरेडी ब्लड हाइपोवॉल्यूमिक स्टेज है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रोक की कंडीशन है तो वहाँ नहीं देंगे, ठीक है। फोर्थ है हाइपरटेंशन, सेम ही बात है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन है, उस कंडीशन में नहीं देंगे। चेस्ट पेन हो रहा है तो नहीं देंगे, हार्ट बीट अगर सही नहीं है, हार्ट बीट इरेगुलर है तो नहीं देंगे, और अगर ब्रीदिंग सही से नहीं है, ब्रीदिंग कम हो रही है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिजीनेस है, घबराहट है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम यहाँ पर जो आपके एंटीकोगुलेंट्स है उनको नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वो पर्टिकुलर कंडीशंस है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके एंटी प्लेटलेट एजेंट, जिसे एंटी थ्रोम्बिक ड्रग्स भी बोला जाता है। एंटी प्लेटलेट का मतलब है एंटी मतलब के अपोजिट, और किसके अपोजिट, प्लेटलेट के, यानी कि वो ड्रग्स या एजेंट्स जो कि प्लेटलेट्स
के एग्रीगेशन को रोकेंगे, ठीक है, प्लेटलेट के फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करेंगे, उनको बोलते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। और प्लेटलेट को ही क्योंकि हम थ्रोम्बस बोलते हैं, थ्रोम्बीन बोलते हैं, तो इसी को एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये एंटी थ्रोम्बिक ड्रग क्या होती है, इसके अंदर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एस्पिरिन को। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग या एंटी थ्रोम्बिक ड्रग क्या होता है, तो समझो कि दीज आर द ड्रग्स विच इंटरफेयर विद द प्लेटलेट फंक्शन एंड इट इज यूजफुल इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये वो ड्रग होती है जो कि प्लेटलेट के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है, यानी कि प्लेटलेट को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देती। सो नेक्स्ट इज एंटी प्लेटलेट एजेंट। एंटी प्लेटलेट एजेंट से हम क्या समझते हैं कि एंटी प्लेटलेट एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स को अपोज करते हैं, यानी कि प्लेटलेट के फंक्शनिंग को होने से रोकते हैं। ठीक है, सो इन प्लेटलेट्स के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है थ्रोम्बिन, इसलिए इन एंटी प्लेटलेट एजेंट्स को एंटी थ्रोम्बिक ड्रग्स भी बोला जाता है। These are the drugs which interfere with the platelet function and are useful in the prophylaxis of thromboembolic disorders. The major role of antiplatelet drug in clinical practice is to prevent the adverse clinical sequence of thrombosis in atherosclerotic arteries to the heart, that is acute coronary syndrome, that is ACS, brain which is an ischemic stroke, and limbs that is intermediate claudication and rest pain, and thrombosis of stagnant blood in the veins, venous thromboembolism, and heart chambers, that is atrial fibrillation and heart failure. Here, antiplatelet medications such as aspirin and clopidogrel are the commonly used to reduce the risk of heart attack. ठीक है, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो ड्रग्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लेटलेट के फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं और थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से जो डिजीज होती है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी प्रोफाइलैक्सिस यानी कि उनके प्रिवेंशन के अंदर यूजफुल होते हैं। यानी कि जो आपके थ्रोम्बीन है यानी कि प्लेटलेट्स हैं, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से जो मेजर डिसऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनके अंदर ये यूजफुल होते हैं और प्लेटलेट के फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करके जो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं उनको होने से रोकते हैं। यहाँ पर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये जो आपके एथेरोस्क्लेरोटिक जो आर्टरीज होती हैं हार्ट के अंदर, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस के जो क्लिनिकल सीक्वेंस है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उनको होने से रोकती हैं और हार्ट के अंदर यानी कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्रेन के अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक और लिम्स यानी कि पैरों के अंदर इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन और रेस्ट पेन के लिए रेस्ट पेन को होने से रोकती है। इसके अलावा जो वेन्स है उसके अंदर जो स्टेगनेंट ब्लड है, रुका हुआ ब्लड है, ठीक है, उसको रोकती है और थ्रोम्बोसिस होने से रोकती है। इस तरीके से वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो आपके हार्ट चैम्बर है यानी हार्ट के अंदर जो चैम्बर है उसके अंदर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर को ये प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है हमारे को कि एंटी प्लेटलेट जो ड्रग होती है वो प्लेटलेट के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करके जो आपके हार्ट में अथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरीज है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करके जो एडवर्स रिएक्शन है उनको होने से रोकेगी। दैट मीन्स एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में यूज होगी। ब्रेन के अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक को रोकेगी, लिम्स में इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन और रेस्ट पेन को रोकेगी और जो आपके वेन्स है उसके अंदर अगर ब्लड स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, तो उस थ्रोम्बोसिस को यानी कि वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को ट्रीट करेगी, उसके प्रिवेंशन में यूजफुल होंगी और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लटर और हार्ट फेलियर की कंडीशन को ट्रीट आउट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर दी जाती है एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल।
जो कि यहाँ पर कॉमनली यूज की जाती है, जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, तो ये होती है आपके एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन, जो कि प्लेटलेट के एक्शन को, प्लेटलेट के फंक्शनिंग को इंटरफेयर करके, ठीक है, हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस करती है। कॉमनली यूज ड्रग है आपके एस्पिरिन और क्लोपिडिग्रेल। एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्पिरिन को। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। So in these antiplatelet drugs or antithrombic thrombolytic drugs are further classified into four classes. First is the thromboxane synthesis inhibitors, in which the drug is aspirin. Second is platelet CMP enhancer, in which the drug is dipyridamole. And the third is P2Y12 receptor blocker, in which the drug is ticlopridine, clopidogrel, prasugrel और ticagrelor. Fourth is the GP second B or third A antagonist, in which the drug is ebaximab, iptifibritide और tirofibrin. ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है या एंटी थ्रोम्बिक ड्रग है उनको फोर मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है थ्रोम्बिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये वो ड्रग होती हैं जो कि क्या करती है, थ्रोम्बिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके थ्रोम्बिन को सिंथेसाइज ही नहीं होने देती, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन का एक्शन ही नहीं देखने को मिलता, यानी कि प्लेटलेट ही सिंथेसिस नहीं होगी तो प्लेटलेट का जो क्लोटिंग एक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो ड्रग यूज की जाती है वो है आपके एस्पिरिन। सेकेंड होता है प्लेटलेट सीएमपी एनहांसर्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि जो आपके प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस को इनहांस कर देती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग यूज की जाती है वो है डाइपाइरिडामोल। थर्ड है आपकी P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो इन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एंटी प्लेटलेट फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आपके आती है वो है टिक्लोपिडीन, क्लोप्रिडिग्रेल, प्रासोग्रेल और टिकाग्रेलोर। ठीक है, फोर्थ होती है आपके जीपी सेकंड बी और थर्ड ए एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये जो ड्रग होती है ये पर्टिकुलर इस जीपी रिसेप्टर पर बाइंड होकर के एंटागोनिस्टिक एक्शन देती है, यानी कि इनके एक्शन को एंटागोनाइज करती है, अपोज करती हैं। इसके अंदर आपके ड्रग आती है एबेक्सिमेब, इप्टी फिबाटाइड और टिरोफिब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर ड्रग को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, जो कि है हमारी इस एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो दिस एस्पिरिन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सीरियस वैस्कुलर इवेंट्स इन द पेशेंट्स एट अ हायर रिस्क ऑफ सच एन event by every quarter, and it is recommended as the first line antiplatelet drug. ठीक है, ये जो एस्पिरिन होती है ये क्या करती है, पेशेंट्स के अंदर जो सीरियस कंडीशंस के वैस्कुलर इवेंट्स हो रहे होते हैं उनके रिस्क को रिड्यूस कर देती है, उन रिस्क को कम कर देती है। ठीक है, और इन रिस्क को कम करने से जो इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली पेशेंट के अंदर हायर रिस्क होते हैं वैस्कुलर इवेंट्स के, उन रिस्क को ये रिड्यूस करती है। दैट मीन्स कि क्वार्टरली यानी 1/4 जो इवेंट्स होंगे उनको ये रिड्यूस करेंगी और इन्हें फर्स्ट लाइन एंटी प्लेटलेट ड्रग के फॉर्म में यूज किया जाता है। दैट मीन्स सबसे पहले अगर एंटी प्लेटलेट ड्रग की बात होगी तो जो ड्रग आएगी वो है आपके एस्पिरिन। एस्पिरिन यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इरिवर्सिबली इनहिबिट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन H synthetase, that is cyclooxygenase in the platelets and megakaryocytes, and thereby blocks the formation of thromboxane. It is an potent vasoconstrictor and a platelet aggregant. It is only the parent form and acetyl salicylic acid which has a significant effect on the platelet functions, because the platelets are unable to regenerate the cyclooxygenase. The immediate antithrombic effect of aspirin remains for the lifespan of the platelet, that is 8 to 10 days. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके एस्पिरिन है यानी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये क्या करती है, इरिवर्सिबली आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज एंजाइम है, दैट मीन साइक्लोऑक्सीजिनेज, इस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है। इरिवर्सिबली का मतलब है कि एक बार अगर आकर के बाइंड हो गई तो इसके एक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लेटलेट्स और मेगा
कैरियोसाइट का मतलब है वो सेल्स जिनके अंदर जो उसका कैरियो रहता है यानी उसका न्यूक्लियस रहता है वो काफी बड़ा रहता है। तो बड़े न्यूक्लियस वाली सेल्स या जो प्लेटलेट्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता उन सेल्स के अंदर जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन एच सिंथेटेज एंजाइम भी बोला जाता है उस एंजाइम को ये इरिवर्सिबली बाइंड करके इनहिबिट करके अपना एक्शन देती हैं और थ्रोम्बोक्सिन के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है, थ्रोम्बोक्सिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। ये आपकी एक पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होती है यानी कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है यानी कि प्लेटलेट को इकट्ठा नहीं होने देती और वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, इसकी जो पेरेंट फॉर्म होती है वो होती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसका प्लेटलेट के फंक्शंस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पर प्लेटलेट जो है वो फिर से क्योंकि इरिवर्सिबल है तो इसलिए वो दोबारा से यहाँ पर साइक्लोऑक्सीजिनेज को जनरेट नहीं कर पाती। इस वजह से ये जो एस्पिरिन है इसका जो एंटी थ्रोम्बिक इफेक्ट है वो इमीडिएट होता है और ये इस प्लेटलेट के पूरे लाइफ स्पान के टाइम पर बना रहेगा। एक बार जो आपकी प्लेटलेट यहाँ पर इरिवर्सिबली ब्लॉक हो गई तो फिर वो उसके पूरे लाइफ स्पान यानी कि 8 से 10 दिन तक वो इफेक्ट यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो एस्पिरिन है ये आपके एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है आपके साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को जनरेट कर को की जनरेशन को इनहिबिट करके एंटी थ्रोम्बिक इफेक्ट यहाँ पर इमीडिएटली प्रोड्यूस करती है और जब तक प्लेटलेट की लाइफ स्पान है तब तक ये एक्शन इसका बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डोज ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन की कितनी डोज दी जाती है यहाँ पर एस्पिरिन की डोज दी जाती है इन द टैबलेट फॉर्म 81 mg 325 mg एंड 500 mg। ठीक है, तो एस्पिरिन जो है यहाँ पर टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है और इसकी डोज रहती है 81 mg 325 mg एंड 500 mg। ठीक है, इंडिकेशंस या यूजेस की बात करें तो ये जो ड्रग है मेजरली यूज की जाती है फर्स्टली पेन से रिलीफ के लिए, फीवर कंडीशंस में, इन्फ्लेमेशन कंडीशंस में एंड दिस एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज आल्सो इंडिकेटेड फॉर द वेरियस अदर पर्पसेस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट the platelet aggregation. It also reducing the risk of cardiovascular death in susceptible cases of myocardial infarctions. ठीक है, तो यहाँ पर आपके एस्पिरिन क्या करती है, ये जो एस्पिरिन है आपके पेन की कंडीशन में अगर दर्द है, फीवर है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, रेडनेस है, ठीक है, वहाँ के ब्लड वेसल्स में रप्चरेशन हुआ है तो उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑल्सो ये जो आपके एस्पिरिन है दैट मीन्स एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज की जाती है और ये क्या करती है इन प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेट होने की जो इसकी एबिलिटीज है उसको ये इनहिबिट कर देती है। साथ ही ये जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ है उसके रिस्क को भी कम करती है और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशंस में एमआई की कंडीशंस के अंदर हार्ट डिजीज की वजह से डेथ होने के चांसेस को कम करती है। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर है कि इसको कब यूज नहीं करना आपको। फर्स्ट है हाइपरटेंशन, सेकेंड अपसेट स्टमक, थर्ड हार्ट बर्न, फोर्थ ड्राउजीनेस, फिफ्थ माइल्ड हेडेक, sixth severe nausea vomiting and stomach pain, seventh bloody and terry stool that is coughing up to the blood and vomit that looks like a coffee grounds, eighth fever which is lasting more than 3 days and ninth is swelling and pain which is lasting more than 10 days। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसके अंदर ये जो ड्रग है आपके कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है जैसे कि हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपको ये एंटी थ्रोम्बिक ड्रग नहीं देनी है। सेकेंड, अगर पेट में गड़बड़ है, पेट अपसेट है, स्टमक अपसेट है, ठीक है, यानी कि प्रॉपरली वहां पर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में नहीं देना है। हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन है, सीने में दर्द हो रहा है तो नहीं देना। ड्राउजीनेस यानी कि आलसपन सा है, ब्रेन प्रॉपरली बॉडी फिजिकली प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। माइल्ड हेडेक थोड़ा सा सिर दर्द है। सीवियर नोजिया वॉमिटिंग यानी कि बहुत ज्यादा उल्टी जैसा मन कर रहा है या पर्सन उल्टी कर रहा है या उसके पेट में दर्द है यानी कि वही सेम अपसेट है स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट उसके स्टूल जो है वो ब्लडी, स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है या वो टेरी कलर का आ रहा है। ठीक है, उसके
ब्लड के अंदर कफ है, यानी कि जब वो कफिंग कर रहा है, कफ निकल रहा है, तो उसके अंदर ब्लड आ रहा है या वो वॉमिट कर रहा है, तो वो कॉफी कॉफी के जो बीज आते हैं, कॉफी ग्राउंड्स आते हैं, उसके जैसे वो दिखाई दे रहे हैं। उसको फीवर है जो कि 3 दिन से ज्यादा दिन तक बना हुआ है, या फिर उसको स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन है, पेन हो रहा है जो 10 दिन से भी ज्यादा दिनों तक के लिए बना हुआ है। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर एंटी प्लेटलेट ड्रग हमारे को नहीं देनी है। ठीक है, तो ये बात हुई एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की। नेक्स्ट इज द थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती है, थ्रोम्बस को डाइल्यूट कर देती है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपके वो है थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स से हम क्या समझते हैं कि वो ड्रग्स या वो एजेंट जो कि क्या करेंगे, थ्रोम्बस का लाइसिस करेंगे। थ्रोम्बस यानी कि ये जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है या जो आपकी क्लूटिंग हो रही है, तो उसको लाइटिक यानी कि उसको तोड़ देंगे, उसको उस थ्रोम्बस को, उस क्लोट को तोड़ देंगे, तो उनको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। तो thrombolytics or thrombolysis is called as fibrinolytic therapy, which is the breakdown of blood clot which is formed in the blood vessels during the medication. It is used in the ST elevation, myocardial infarction, stroke, and in case of severe venous thromboembolism. It shows some pharmacological actions such as these thrombolytics works by dissolving the meso clot quickly. This helps to restart the blood flow to the heart and helps to prevent the damage to the heart muscles. These thrombolytics can stop the heart attack that would otherwise be larger or potentially deadly. ठीक है, तो थ्रोम्बोलाइटिक्स जो होते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस यानी ये क्या करते हैं, थ्रोम्बस का लाइसिस करते हैं। लाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, थ्रोम्बस को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन्हें फिब्रिनोलाइटिक्स भी बोला जाता है, यानी कि ये जो होते हैं आपके जो फिब्रिन का बना हुआ, फाइबर्स का बना हुआ, देखो उसमें सिर्फ प्लेटलेट नहीं होते, उसमें फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फाइबर्स को भी यहाँ पर तोड़ा जाता है, तो इसलिए इसे फाइब्रोलाइटिक थेरेपी भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो ब्लड का क्लोट बना हुआ है, उन्हें मेडिकेशंस की हेल्प से, ड्रग्स की हेल्प से, ठीक है, दवाइयों की हेल्प से तोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, तो इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की कंडीशंस में, यानी एमआई की कंडीशंस में, जब एसटी लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर यूज करते हैं। और सीवियर लेवल का जब यहाँ पर वेन्स के अंदर थ्रोम्बो इम्बोलिज्म हो रखा होता है, यानी कि जो आपकी वेन्स रहती है उसमें आपके ये थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट जम जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, स्ट्रोक और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की जो कंडीशन है उसको ट्रीट आउट करने के लिए इस थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को यूज किया जाता है। इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, जैसे कि ये जो थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं ये क्विकली, जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेजर क्लोट्स होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती है, ये जो मेजर क्लोट होते हैं उनको डिसॉल्व करके, उनको घोल करके, ठीक है, फिर वहां पर क्लोट को रिमूव कर देते हैं और ब्लड फ्लो को आसान बनाते हैं। तो इस तरीके से दिस हेल्प, ये क्या करता है, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो को दोबारा से शुरू करता है, वापस उसको रीस्टार्ट करता है और हार्ट की मसल्स में डैमेजेस होने से रोकता है कि हार्ट मसल्स में कोई डैमेज ना हो। ये जो थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं ये यहाँ पर हार्ट अटैक की कंडीशन को भी स्टॉप कर सकते हैं, हार्ट अटैक को भी होने से रोक सकते हैं। और सीवियर कंडीशन में हार्ट अटैक की वजह से जो डेड हो सकती है, ठीक है, और हार्ट डिजीज और सीवियर कंडीशन में जा सकती है, उसको रोक सकते हैं। कौन, ये थ्रोम्बोलाइटिक्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स थ्रोम्बस को तोड़ करके, यानी कि ब्लड क्लोट को तोड़ करके मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट डेथ, इन सबको ट्रीट करते हैं। और ये सिंपली क्या करते हैं, ब्लड क्लोट को डिसॉल्व करके हार्ट के अंदर, हार्ट की मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर है क्लासिफिकेशन ऑफ दीज थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। So these are majorly classified into two categories. First is the non-fibrin specific and second is the fibrin specific. इन्हें दो मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, नॉन फाइब्रिन और फाइब्रिन। नॉन फाइब्रिन के अंदर आपकी जो ड्रग्स आएगी वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एनी स्टेप्लेज और यूरोकाइनेज।
और सेकेंड होते हैं आपके फाइब्रिन स्पेसिफिक, जिसके अंदर ड्रग आएगी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, एलेप्टीज और रिटिफ्लीज और टेनेक्टिफिलीज। ठीक है, तो इसके अंदर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है, नॉन फाइब्रिन और फाइब्रिन स्पेसिफिक। नॉन फाइब्रिन जिसमें फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसके अंदर ड्रग्स आएंगी स्ट्रेप्टोकाइनेज, एनिस स्टेप्लीज और यूरोकाइनेज। और सेकेंड होती है आपके फाइब्रिन स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपकी ड्रग आएगी टीपीए, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, एल्टिफ्लीज, रेटिफ्लीज और टेनेक्टिफ्लीज। ठीक है, नेक्स्ट इनकी डोज की अगर हम बात करें तो ये जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हैं, इनकी जो ट्रायल डोज होती है वो कितनी होती है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर द लोडिंग दैट मीन्स फॉर 30 मिनट इन्फ्यूजन इज 1000 to 3000 per kg and for the maintenance the dose is 1000 to 2000 kg per hour. Second is the alkaptaflease, which is the load phase for the 30 minutes to 1 hour infusion. The dose is 0.5 to 0.5 mg per kg per hour and the maintenance dose is 0.1 to 0.25 mg per kg per hour. The third is the urokinase, for which loading dose by the bolus route is 30,000 to 1 lakh mu and maintenance dose is 10,000 to 15,000 per hour. ठीक है, तो यहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक के फॉर्म में जो मेजरली ड्रग दी जाती है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टिफ्लीज और यूरोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज की जो लो डोज रहती है यानी कि एक्शन कराने के लिए जो इनिशियल डोज दी जाएगी, जो 30 मिनट्स तक इन्फ्यूज कराई जाएगी, वो होगी 1000 से 3000 म्यू पर केजी। और इसको मेंटेन, इस डोज को मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस डोज दी जाएगी जो कि हर घंटे हम देंगे 1000 से 2000 पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग केजी में। ठीक है, तो उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर हार देंगे। सेकेंड आपके डोज है एल्टिफ्लेज, जो कि लो डोज जो रहेगी वो रहेगी 30 मिनट से 1 हार, जो कि हर घंटे देंगे उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.5 टू 0.5 mg। और इसकी जो मेंटेनेंस डोज रहेगी वो देंगे हर घंटे उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.1 टू 0.25। यूरोकाइनेज की बात करें तो इसकी जो लोडिंग डोज रहती है वो बोलस रूट के थ्रू रहती है और अमाउंट रहता है 30,000 से 1 लाख म्यू और इसकी जो मेंटेनेंस डोज रहती है वो रहती है 10,000 से 15,000 पर हार। ठीक है, तो ये आपके थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है और इनकी डोज बताई गई है। नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस, मतलब किन मेजर कंडीशंस के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो इसके यूजेस के अंदर फर्स्ट है एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, दैट इज AMI। सेकेंड इज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दैट इज DVT। थर्ड इज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दैट इज PE। फोर्थ इज द एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, दैट इज AIS। Fifth is the acute peripheral arterial occlusion. Sixth is the occlusion of indwelling catheter. Seventh is the intracardial thrombus formation, and eighth is the severe frosted bite, that is off label use. तो मेजरली इन ड्रग को जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सर्टेन कंडीशंस की ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि फर्स्ट है आपके AMI यानी एक्यूट लेवल का मायोकार्डियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। सेकेंड DVT यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो आपकी डीप वेन्स होती है उसके अंदर जब क्लोट हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, थ्रोम्बस जनरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए देंगे। थर्ड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि इसके अंदर जो पल्मोनरी वेन होता है उसमें क्लोट जम जाता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में देंगे। फोर्थ है AIS, दैट इज एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट लेवल पर इस्चीमिया हो जाता है, स्ट्रोक की कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए देंगे। फिफ्थ है एक्यूट लेवल का पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन, यानी कि इसके अंदर पेरिफेरल जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्लूजन हो जाने की वजह से, उसमें फ्लूइड बढ़ जाने की वजह से जो कंडीशन जनरेट होती है उसको ट्रीट करने के लिए देंगे। इसके अलावा जो कैथेटर्स होते हैं, कैथेटर्स के वजह से जो स्वेलिंग होती है, ऑक्लूजन होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए देंगे। नेक्स्ट है कि जो कार्डियक सेल्स होती है उनके बीच में जब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि आपके थ्रोम्बीन बन जाता है, आपके क्लोट बन जाता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए देंगे। और कई बार सीवियर फ्रोस्ट बाइट, यानी कि जब कोई फ्रोस्ट काट लेता है, यानी कि ऑफ लेबल यूज, यानी कि बिना लेबल के फिर इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो आपके थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं, जब भी यहाँ पर थ्रोम्बस जम जाता है और थ्रोम्बस के जम जाने की वजह से या क्लोट जम जाने की वजह से जो डिजीज कंडीशंस यहाँ पर जनरेट होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है थ्रोम्बोलाइटिक्स दिए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस कंडीशन में आपकी ड्रग जो है यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेट करेगी। तो कॉन्ट्रा इंडिकेट करेगी फर्स्ट ब्लीडिंग के अंदर, सेकेंड इंट्राक्रेनियल न्यूरोप्लाज्म, थर्ड इज इस्चेमिक स्ट्रोक विद इन द 3 months, fourth is the possible aortic dissections, and fifth is the acute bleeding or bleeding diatheresis that is excluded meninges। ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी ड्रग यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट करेगी, मतलब उन कंडीशंस में आपको ये ड्रग नहीं देनी है। फर्स्ट है कि अगर बहुत ओवर ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लीडिंग की कंडीशन है तो आपको ये ड्रग नहीं देनी। सेकेंड, जो ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, तो ब्रेन जो आपका ब्रेन रहता है उसकी कवरिंग को बोलते हैं हम क्रेनियल। तो उन क्रेनियल की जो मेम्ब्रेन रहती है तो उन इंट्राक्रेनियल में नियोप्लाज्म हो जाता है। नियोप्लाज्म मतलब सेल्स ओवर ग्रोथ कर रही है वहां पर, तो नहीं देना। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है, अगर पिछले 3 महीने के अंदर अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक आया है तो उस कंडीशन में नहीं देना। अगर अओर्टिक डाइसेक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर अओर्टा को डाइसेक्ट करना पड़ सकता है तो उस कंडीशन में नहीं देना। अगर एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है या आपके डाईएथेसिस की कंडीशन में ब्लीडिंग हो रही है, मतलब अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, नियोप्लाज्म की कंडीशन है, ठीक है, और इस्चेमिक स्ट्रोक की कंडीशन है, ओटा को डाइसेक्ट करने की कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स नहीं देनी है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम जो ब्लड है और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं उन पर जो ड्रग्स काम करती हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया, जैसे कि फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि ब्लड क्या होता है, ये ब्लड के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। फिर हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस करी हेमेटेनिक्स की, ठीक है, जिसमें हमने आयरन के बारे में पढ़ा और एनीमिक कंडीशंस को पढ़ा और कैसे इसको ट्रीट आउट किया जा सकता है ये पढ़ा। फिर सेकेंड हमने कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट की बात करी कि कैसे कोगुलेशन किया जाता है और कैसे कोगुलेशन को होने से रोका जाता है। ठीक है। फिर हमने डिस्कस करा एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में कि एंटी प्लेटलेट्स या एंटी थ्रोम्बिक एजेंट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से यहाँ पर थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकते हैं, यानी कि प्लेटलेट के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस करा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स को, जो कि बने हुए थ्रोम्बस को लाइटिक कर देते हैं, यानी कि उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्लड क्लोटिंग को रिड्यूस करके प्रॉपरली ब्लड फ्लो कराते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट हम होती है हमारी ये यूनिट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।